आदाब, नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। फिलहाल इलेक्शन के हवाले से आने वाले दिनों में राज्यसभा, बाई इलेक्शन, दुनिया भर की वो तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो आपके सामने में रखी जाएंगी, लेकिन उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, आपको मालूम है। 24 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, ये भी आपको मालूम है। और उसके लिए आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। क्या कुछ हुआ दिन भर? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 3 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस के वहां से निकलने की उम्मीद बहुत कम थी। वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी और पहली सीट देने की मांग की, लेकिन इस बार कोई भी इस पे बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान खटास की खबरें भी गश्त करती रही और सभी की निगाहें आखिरकार कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा इलेक्शन से पीछे हटने के फैसले पर मरकूज किया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू, जो पहले ही उम्मीदवार उतारे गए थे, और उसके अलावा चौधरी मोहम्मद रमजान, जिनका नाम आपने सुना होगा, शमी ओबराय साहब, इनको भी पहले उतारने का फैसला हुआ। आखिर में जब कांग्रेस ने चौथी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट पे भी अपने लीडर इमरान नबी डार को उतारने का फैसला किया। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने 4 सीटों में से सिर्फ 3 पर लड़ने का फैसला किया है। उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन 3 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों किया है ये आपको बेहतर तरीके से बीजेपी बता पाएगी या फिर एक्सपर्ट्स। बीजेपी उम्मीदवारों में बीजेपी रियासती सदर सत शर्मा है, राकेश महाजन है, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर शामिल हैं। बडगाम की वो सीट जिसपे इस मरतबा काफी ज्यादा चर्चा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने आज आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, ये कंफर्म है। इस दौरान बीजेपी ने 3 सीट पर जीत का दावा भी किया है। कैसे, ये आपको बताते चलेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने 4 सीट पर जीत का दावा किया है और कहा है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिसे जानना जरूरी है। इस सियासी खेल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। ये कहा जा रहा है, ये हमारे शब्द नहीं है। इस बात से कांग्रेस खेमे में एनसी के खिलाफ नाराजगी तो है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि एनसी ने किसी को एतमाद में लिए बगैर, यानी किसी को एतमाद में लेने का मतलब है कि बातचीत करना, किसी भी तरीके से मनाना, अगर उनको सारी सीट चाहिए थी या फिर चौथी सीट अगर देनी थी तो वो किस हिसाब से तय की जानी थी। ये वैसे ही है जैसे मेरा पेट भर गया, अब अगर तुमको खाना है खा लो। इसके बगैर ही उन्होंने अपना फैसला कर लिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस का कहना है। लेकिन इसी के साथ ही कांग्रेस के बीजेपी की जीत के दावे को भी खारिज किया जा रहा है। कहा है कि बीजेपी कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है। क्यों नहीं है ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको बता देगी। एक और खास बात यह है कि बीजेपी ने बडगाम से राज्यसभा का उम्मीदवार उतारकर यहां होने वाले जिमनी इंतखाबात को भी टारगेट करने की कोशिश की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बडगाम किसी लीडर को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया हो और इसमें इलाके के लोगों में खुशी भी है। हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी पेचीदगी है जो हम आपको आने वाले टाइम पे थोड़ी देर में बता देंगे। बहरहाल अब उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं और इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। 14 अक्टूबर यानी कि कल नॉमिनेशन की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। इलेक्शन का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 5 बजे हो जाएगी। उसी दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। तो इन तमाम तर चीजों में जो एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन नजर आई कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कुछ है जिसकी पर्दादारी है और दावों के अंदर कितनी सच्चाई है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार दावे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़ास है कि इस मरतबा चाहे जीत और हार एमएलएस के ज़रिए किसी की भी हो, लेकिन आने वाले टाइम पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये हम आपको ज़रूर एक्सपर्ट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे या फिर पॉलिटिकल लीडरान की आपस की जो बातचीत है उससे हम समझ जाएंगे। जगदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और काजी इमरान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सोहेल काजमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों हजरात का खैर मकदम करते हैं। सीधा मैं आता हूं इमरान साहब आपकी तरफ, इस वजह से भी क्योंकि इससे फिलहाल सबसे पहले आपकी राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है जिसकी पर्दादारी है? क्या वजह है कि अपने दोस्त को इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया जिन्होंने हर दुख सुख में आपका साथ दिया? नहीं आमिर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई कांग्रेस को भी। अगर आप नंबर्स को देखिए राज्यसभा का जो इलेक्शंस है ये आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है
और आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आप 3 सीटें तो हैं, आप चौथी सीट को भी बीजेपी, कोई भी सीट के लिए बीजेपी के पास नंबर कंफर्म नहीं है। तो फिर किस लिहाज से कांग्रेस ने ये सोच के ये सर डिसीजन कंफर्म ले नहीं है तो लिया उन्होंने कि 3 अनसेफ उम्मीदवार सीटें- कैसे उतार दिए? और चौथी सीट जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एमएलए नहीं, कम होंगे और सामने वाले के पास ज्यादा, तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? नॉमिनेशन फाइल करनी कोई भी तंजीम, दे आर फ्री टू नॉमिनेट द कैंडिडेट्स। Yes. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास नंबर नहीं है तो इसका मतलब मैं कैंडिडेट्स नहीं है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है जो आप देखेंगे। आप भाजपा के हर एक नेता इस वक्त ये कह रहा है कि वी आर होपफुल वी विल विन 3 सीट्स। कैसे 3 सीटें जीतेंगे मुझे भी बताइए, किस गणित से वो ये बता रहे हैं कि हम 3 सीटें जीतेंगे? कौन सा नंबर है उनके पास तो 1 सीट का नंबर भी कंफर्म नहीं है। जो तीसरी नोटिफिकेशन है उसके पास भी उनके पास 30 वोट होना चाहिए। क्या काजी साहब, ठीक है, मैं बीजेपी की तरफ अभी फिलहाल नहीं आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने छेड़ा है तो सिर्फ एक बात का जवाब देते जाइएगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जोड़ तोड़ से आप वाकिफ नहीं है, या आप उनकी अंदरूनी सलाहियत से वाकिफ नहीं है, इस चीज से आप इनकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का साथ देगा तो वो तो कंप्लीटली एंटी जम्मू कश्मीर है। आप देख रहे हैं कि जो आज हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो सारे भाजपा की देन है। आपका स्टेट को छीन लिया गया, आपको स्टेट से यूटी में डाउनग्रेड किया गया, आपकी जॉब की प्रोटेक्शन जो थी, लैंड प्रोटेक्शन जो थी, आपके जितने भी राइट्स थे वो सब छीने गए। किसने छीने? बीजेपी ने छीने वो। और आज मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर का कोई इंसान होगा जो बीजेपी का गलती करेगा, जो बीजेपी के साथ जाएगा इस वक्त। और ये इस वक्त टेस्ट है सबके लिए। ये सब उन सब लोगों के लिए टेस्ट है जो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए साहब, मुझे इस बात पे हैरानी है, आप टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं, सामने वाले को फेल कर दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दूसरों के लिए टेस्ट है। कैसे होगा साहब? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, टेस्ट तो उन लोगों के लिए, अगर आप बीजेपी के नंबर्स पे जाएंगे, हाँ, बीजेपी के पास तो नंबर है नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई उनको हेल्प करेगा। टेस्ट तो उन लोगों के लिए है ना। कौन है? देखिए, अगर मैं सही से समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मुझे करेक्ट कर दीजिएगा काजी इमरान साहब, आपके पास 3, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो 3 सीट तो कंफर्म है आपके खिमे में जाए, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो, उनके पास जाएगा। चौथे वाले पे पेच फंसेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। शायद एक्सपर्ट हमें बेहतर तरीके से बता पाए, लेकिन मैं आपसे समझूंगा चौथे सीट पे जहां पे आपका कमजोर पहलू है और कहीं ना कहीं बीजेपी को मंजिल पाने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, तो उस सीट पे जहां पे पेच फंसा हुआ है उसमें आप कैसे कह सकते हैं ये चीज जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए, बीजेपी के वोट्स को छोड़ के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को छोड़ के आपके पास पीडीपी है जिनके 3 वोट्स हैं। सजाद गनी लोन साहब का वोट है, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का 1 वोट है, ये आप, और महराज मलिक साहब का 1 वोट है। ये आपके 6 वोट बनते हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये उन सब लोगों के टेस्ट है। टेस्ट तो इन लोगों का है जो कश्मीर के, जो भाजपा की मतलब खुल के मुखालफत करते हैं आज की डेट में। ये उनके लिए टेस्ट नहीं है क्या कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं? जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं, या जो जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस आग में झोंका है, उनके साथ जाना चाहेंगे वो? इस वक्त में अगर वो उनके हक में वोट करेंगे तब भी वो उनके ही साथ है, यानी कि इसका मतलब कंप्लीटली बीजेपी, बाकी लोग ये सारे कोऑर्डिनेशन में है बीजेपी के साथ। अगर वो बाइकआउट भी करते हैं इलेक्शन से, उसका डायरेक्टली फायदा बीजेपी को होगा। इसका मतलब वो चाहे वो वोट दे ना दे, इसका मतलब मदद तो वो बीजेपी की कर रहे हैं। फिर किस लिहाज से वो बोल रहे हैं कि हम कश्मीर के खैर ख्वाह हैं, या हम वेलफेयर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, जब वो उन लोगों का साथ देते हैं जिन लोगों ने यहाँ का इस हाल में हमें पहुंचाया इस वक्त। चलिए, बेहतर है आप जो कह रहे हैं वो चीजें शायद सभी के दिल में उतर जाए। खैर, मैं आता हूं सिंह साहब आपकी तरफ सीधा, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है आज, और उसके बाद मैं आऊंगा काज़मी साहब आपकी तरफ। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए, हालांकि इल्जाम नहीं है, और अगर ये बड़बोलापन हो तो माफ कीजिएगा सिंह साहब, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम, ऐसा फील हो रहा है थोड़ा बहुत। आदाब भाईजान, आमिर भाई। आदाब। आपको मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन आपकी आवाज की वो जो शाइस्तगी है ना, वो जो खिलखिलापन है ना, वो मुझे साफ सुनाई दे रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, शायद यहाँ पर इमरान भाई को अभी कोई मुगलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, और खास तौर से जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कई हजार करोड़ बीजेपी ने इस देश के पूंजीपतियों के गले पर पैर रखकर निकाला, और उस पैसे का जिस तरीके से पूरे देश में
अलग अलग गैर भाजपाई सरकारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, उससे कौन वाकिफ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तो खट्टर साहब अपना उड़न खटोला लेके पहुंच गए थे विधायकों को उठाने के लिए, और लेकर भी गए। तो मेरा ये कहना है कि एक तो मैं ये बता दूं कि पैसे के दम पर भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त, बिल्कुल, और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पर ये कामयाब नहीं होते, वहां पर ये ऐसे लोगों को गवर्नर बनाकर भेजते हैं जो इनके एजेंट के तौर पर काम करते हैं और उस पद की गरिमा को ताक पर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज जो आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, दरअसल ये चुनाव जो है, इट इज कॉल्ड एज STV सिस्टम, विच मीन्स की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और इसमें फार्मूला जो है वो लगेगा ड्रूप फार्मूला, दिस इज नोन एज ड्रूप फार्मूला। एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली? टोटल नंबर ऑफ सीट्स, total number of MLAships, those people who have actually, तो उसके साथ में प्लस एक करेंगे, क्योंकि वो आंकड़ा जो है वो 95 का बनता है, फिर प्लस एक करके, यानी कि कुल 19 वोट। और यहाँ पर एक जो कोड में खाज मैं कहूंगा वो क्या है कि जो कैंडिडेट चुनाव करने जाएगा उसको प्रेफरेंसेस देनी है। अब तो जब तक वो 4 सीटें भरी नहीं जाती, उन्हीं प्रेफरेंसेस को एज ए वोट कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका भाजपा निश्चित तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन इमरान भाई की एक बात से मैं यहां सहमत हूं कि वो तमाम लोग जो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, इसके बावजूद अगर वो भाजपा की मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका असली चेहरा लोगों के सामने होगा। जैसे अभी उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान पंजाब से, जैसे यहाँ इंजीनियर रशीद जीते हैं, वहां से भी एक अलगाववादी जो है वो जीते थे, और उसके साथ साथ सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी थी, लेकिन ये लोग इलेक्शन में वोटिंग करने ही नहीं गए, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। तो यहाँ क्या परिस्थितियां बनती हैं वो देखना होगा। और एक आखिरी बात कांग्रेस के स्टैंड लेकर, देखिए कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, और पहले दिन से ने अपने तमाम सियासी मफादों को दरकिनार करते हुए कोशिश ये की है कि हम अपने गठबंधन के धर्म को जहां जहां भी हमारा बरकरार रखें। लेकिन सिंह साहब, बीच में यहां पे टोकना चाहूंगा, आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उसे साफ साफ जो एक चाणक्य नीति बनती है, राज्यसभा और लोकसभा, 2 ही पटल हैं हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर। इन दोनों पटल में कांग्रेस न सिर्फ इंडिया इत्तेहाद में बल्कि अपोजिशन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे है। चूंकि ये राज्यसभा का मसला है तो वहां पे ये ज्यादा बेहतर होता, या दुनिया को ये ज्यादा बेहतर लगता कि राज्यसभा में भी वोकल्स और बोलने वाले लोग, और खास तौर पे कांग्रेस के अंदरूनी तौर पे हिमायत वाले लोग अगर दोनों पटल पे होते तो इस इलेक्शन में अगर ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता कांग्रेस को सीटों के मामले में, तो ज्यादा अच्छा लगता शायद सबको, और ज्यादा बेहतर होता और फ्रंट फुट पे लड़ने में। आमिर भाई, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। और देखिए, मैं यहाँ पर मुझे इस बात में भी कोई किसी किस्म का मुझे कोई लाग लपेट नहीं करना है। कांग्रेस ने अपेक्षा अनुसार हम लोगों ने वो प्रदर्शन नहीं किया था जिसके बाद आला कमान ने बकायदा जांच बिठाई थी। लेकिन कम सीटें आने का मतलब ये नहीं होता कि वो तमाम घटक दल जो आपके सुख दुख के साथी हैं और एक बहुत बड़ी सोच को लेकर जो लोकतांत्रिक खतरों के खिलाफ लड़ रही है, वो ऐसे मौके पर पीछे हट जाए। लेकिन मैं समझता हूं, जो मेरी समझ है कि आला कमान इस पर फैसला लेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेतृत्व ने हमारी आला कमान से संपर्क साधा था, बजाय उन नेताओं से जो कि ग्राउंड पे थे, जो मुझे पता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी फैसला होगा, एक बात तो पारे की मानिद बिल्कुल साफ है कि भाजपा को हम जीतने नहीं देंगे, ये तय है। भाजपा को हम पहले से ही मुमकिन है कि ऐसा ही हो, लेकिन जिस तरह के षड्यंत्र हैं उसके ऊपर तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमसे बेहतर आपको पता है साम दाम दंड भेद भाजपा का। खैर, मैं एक्सपर्ट्स की तरफ आता हूं। काज़मी साहब, क्या लगता है ये जो पूरा तराजू के दोनों पलड़े में अगर वजन हम देखते हैं तो बराबर तो कहीं से भी नजर नहीं आता, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ज्यादा एमएलएज होने की वजह से या ज्यादा सीट होने की वजह से झुकाव एक तरफ होना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा होना चाहिए था, इसका तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए सर, जैसे आपने खुद ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और भाजपा 1 ले सकती है, ये तो आम बात है जो हम भी सोच रहे हैं, सारे सोच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आज मैं सुन रहा था, और फिर मैं सूफी की जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनकी भी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, दोनों से लगता है कि 50-50 पे दोनों लेंगे। 2 लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 ले लेगी भारतीय जनता पार्टी। अब वो कैसे लेगी, ये पहली बार नहीं हुआ
हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। यहाँ तो एक वोट पे सैफुद्दीन सोज साहब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जिन्होंने भेजा था, एक वोट पे उन्होंने भाजपा की सरकार गिरा दी थी। तो सियासत में सुबह दोस्ती होती है, दोपहर को दुश्मनी होती है, शाम को फिर दोस्ती हो जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नया ट्रेंड नहीं यहाँ चला। दूसरा ये है कि अलायंस पार्टनर, जिसकी आप बार बार जिस पे फोकस कर रहे हो, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जो होता है वो आज के दिन में जीता है। आज उसके लिए क्या बेटर हो सकता है, उसकी पार्टी के लिए, उसके वजूद के लिए, और कल जो उसको है वो कैसे बेटर होगा। वो नहीं देखता कि पीएजीडी क्यों बनी थी, पीएजीडी जो थी किन सर्कमस्टांसेस में आपने बनाई थी और वह कैसे टूट गई, आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता कैसे टूट गई। तो सियासत में ये सब चीजें इतना मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता है कि आपका रखरखाव, आपका वजूद जिंदा रहे। अब रहा वोट खरीदो फरोख्त की बात आप कर रहे, खरीदो फरोख्त होता है, हर जगह हो किया है। जैसे इन्होंने कहा मेरे भाई ने कि भाजपा की तो ये नेचर रही है, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वोट को खरीदना और फिर वो जो वोट जो बिकने वाले लोग हैं, पहले तो वो देखिए ना। मेरे भाई ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई ने कहा कि फिर तो ये जनाब ये तो एंटी जेएंड के हो गया, ये एंटी। आप देख लीजिए कहीं कहीं एप्रीहेंशन आती है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके वोटर बिक जाते हैं और फिर दूसरे पार्टी को उसका फायदा हो जाता है। और वो संभावित तौर पे आज भी वैसा ही लग रहा है, क्योंकि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, जो लोग हमसे जो मैटर करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनसे जो हम गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो उससे यही लगता है कि दो भारतीय जनता एक तो लेगी लेकिन दूसरी भी ले सकती है अगर उस तरह का ट्रेंड कहीं से कामयाब हो जाता है, या उस तरह की जो उनकी मैनेजरियल स्किल्स जिसपे वो बड़े माहिर है, अगर वो उस पे कामयाब हो जाते हैं तो दो की सीटें ये दोनों ले सकते हैं। दूसरा, इस वक्त मरकज में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जम्मू कश्मीर एक कश्मकश में से गुजर रहा है। उस कश्मकश में अगर सबसे ज्यादा फाइन ट्यूनिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है प्रीवियसली, ये नहीं कि महबूबा जी ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी ट्यूनिंग, उनसे पहले फारूक साहब की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, उमर साहब की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, और जो समीकरण है वो रोज दिन ब दिन बदलते रहते हैं। यहाँ तो अभी जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल नहीं आए, जम्मू कश्मीर इवन आज में बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने फैसले बदले कुछ जरूरी काम की वजह से। मैं तो उनसे पहले ही पूछने वाला था, साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई, 3 सीट पे आप खड़े हो रहे हैं, मतलब क्या सोचा? मतलब हिम्मत का मतलब आप उतर सकते हैं, आपके लिए है, लेकिन क्या सोचा, क्या वजह है, बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? क्या ऐसा है कि चूंकि जितनी भी बाकी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा, उनको अंदरूनी तौर पे तोड़ लिया गया हो, आजाद उम्मीदवार समेत, लीड जॉन समेत? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल आप ठीक। मैं तो इंडिपेंडेंस तो छोड़ दीजिए, वो तो आपकी उन पर रिलाई नहीं कर सकते, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने बहुत बार ऐसा देखा कि फारूक साहब की सरकार थी 84 में, वो अभी सेक्रेटरीट में बैठे थे, शाम को सरकार टूट गई और दूसरे दिन उन्हीं के अपने जीजा जो थे वो सेकंड डे वो ओथ ले रहे थे और कांग्रेस के साथ अलाई करके उन्होंने सरकार बना ली थी। तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं, अंदर अंदर क्या चल रहा होता है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल संभाविक है, वो सब चीजें होती हैं, तभी उन्होंने 3 भरे हैं। अदरवाइज तो उनको पता है हम एक ले सकते हैं सीट, तो एक ही भरते हैं, तो 3 भरी उन्होंने। दूसरा मैं ये भी कह दूं, फिलहाल उनको अलाई पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से सीट शेयरिंग अंदर से हो जाए और बयानबाजी करते रहो, और आगे की जो रणनीति है जम्मू कश्मीर की वो एक साजगार माहौल पे चलने की जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, जो मुझे लगता है एज ए सिटीजन। बिल्कुल। अब 2-3 चीजें हैं जिसका मैं आपसे जरूर समझूंगा यके बाद दीगरे, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चीजें चल रही है उसके हिसाब से अगर कोई लीडर इस तरह की चीजें करता है जो हमने देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा है, तो यकीनन वो अपना सियासी करियर दांव पे लगाएगा। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बाकी रिवायती पार्टियों से भी उनको इख्तलाफात का सामना करना पड़े। तो क्या ऐसी चीजें हैं, संभावना है या फिर हो सकती हैं? ये चीजें हम आपसे पूछेंगे, लेकिन खैर काजी साहब आपकी तरफ देखिए, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी इस छोटी सी उम्र में कि आमतौर पे खानदान में आपस में रिश्तों में दरारें होती है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर वो चीजें आ नहीं पाती है। लोगों का यह सवाल है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ इख्तलाफात गहरे हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे? नहीं आमिर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जो विद ड्यू कंसल्टेशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज ऑफ कांग्रेस, उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने बात की, उनकी कंसल्टेशन के बाद एक सीट ऑफर की गई। और जहां तक हम देख रहे हैं कि नंबर गेम, फिर तो काजवी साहब ने बोला जब कुछ भी पॉसिबल है फिर तो आपकी दूसरी नोटिफिकेशन भी सेफ नहीं है।
तीसरी नोटिफिकेशन भी सेफ नहीं है, फिर तो कुछ भी सेफ नहीं है। अगर आप नंबर्स पे जाएंगे, नंबर्स पे आप यही देखेंगे कि भाजपा के पास कोई भी नंबर नहीं है किसी भी सीट को लेने के लिए। और लोकल लीडरशिप के सामने ये जब रखा, कल इनकी पूरे दिन मीटिंग हुई कांग्रेस की, उन्होंने बाद में डिसाइड कर लिया वहां पे जो इनको इनपुट्स आए होंगे, या बाद में तारक हमीद कर्रा साहब ने एक स्टेटमेंट दी। तुलना कर लेंगे बीजेपी का, लेकिन काजी साहब मसला क्या है कि इस वक्त इल्जामात आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी, चाहे वो आप जिस लेवल पे भी देखें, कि अपने वादे से मुकरने का इल्जाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। नहीं, मुझे नहीं लगता है कहीं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी पहले कि हम नोटिफिकेशन नंबर 1 या 2 में से कोई एक सीट कांग्रेस को प्रोवाइड करेंगे। ना ही मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिल्ली से कोई कांग्रेस लीडरशिप के साथ ऐसी कोई बात हुई या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई कि हमारे साथ क्या कमिटमेंट किया गया है। हाँ, यहाँ लोकल लीडरशिप ने जरूर ये कहा कि हमारे को एक सेफ सीट के लिए कहा गया था। वो सेफ सीट के लिए कहा नहीं गया था, कांग्रेस ने डिमांड की थी कि हमें एक सीट, सेफ सीट में से एक सीट प्रोवाइड कीजिए। चलिए, मुमकिन है हमें तो सिंह साहब ही बता पाएंगे कि क्या वाकई इस तरह की चीजें थी जो हम देख पा रहे हैं, और इसके अलावा अभी फिलहाल जो उम्मीदवार न उतारने का फैसला है उसके ऊपर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंह साहब, कि आखिर क्या नाराजगी रही? नाराजगी है या फिर गुस्से में आपने इस तरह की चीजें की है जिसकी वजह से आप फाइनल कह रहे हैं कि हम कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे, या फिर कुछ और जो हमें समझ में आनी चाहिए? देखिए आमिर भाई, थोड़ा सा ना आंकड़ों दिल की बात, सिंह साहब दिल की बात कह ही दीजिए। देखिए, मुझे कभी कभी फील होता है कि जुबान तक आती हुई चीजें रुक जाती हैं। आप प्लीज कह ही दीजिए आज। नहीं, जरूर मैं बिल्कुल बात करूंगा जो मेरे मन में है। और देखिए क्या है, अभी इमरान भाई ने भी बताने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा इसको ना आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों की जुबानी बताना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, भाजपा के 28 हैं, और मैं पहले बता चुका हूं कि एक सीट पर 19 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ चाहिए। हमारे 6 विधायकों की बात आप रख लें, फिर पीडीपी के 3 हैं, सीपीआईएम का नाम लेना ये भूल गए, उनका एक कैंडिडेट जो है वो रहेगा, जेकेपीसी का रहेगा। आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब तो बड़े घर गए हुए हैं, वहां पर कांग्रेस कैसे दबाव बनाती है, क्योंकि जो उनकी आला कमान के जो आला नेता है उन पर बनाया गया था हरियाणा में जब चुनाव थे। इंडिपेंडेंस साथ है। अब यहाँ देखिए, सतीश शर्मा ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, और एक बिलावर यहाँ बनी वाली साइड से एक विधायक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में है। तो ले देकर मुझे लगता है कि भाजपा, अगर ये यहाँ पे, मैं काजमी साहब से भी, मुझे काजमी साहब की बात सुनकर जो है ना वो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, 3 सीटों पर ये उतार रहे हैं। कुल इनके कैंडिडेट 28 हैं। वो जो 2 सीटें खाली हैं उसमें से एक नगरोटा से ये अपेक्षा कर रहे थे, तो वो तो अभी भरी नहीं गई। तो ऐसे में आखिर भारतीय जनता पार्टी किस बिना पर, मतलब इतने गाजे बाजे के साथ ही नॉमिनेशंस लेकर आ गई, इस पर मुझे लगता है समुच्ची जो सत्ता पक्ष की तमाम सियासी जमातें हैं उनको सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने अभी काजमी साहब से पूछा नहीं है ये सवाल, मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस पार्टी को या जिन लोगों को आपने बीजेपी का बी टीम बोला, हमेशा आप बोलते हैं कि अंदरूनी तौर पे जाकर के टेबल के नीचे तो मिलते रहते हैं ये लोग, हमेशा पूरे साल हमने देखा कि उनको एक बहुत ज्यादा मोरद इल्जाम ठहराया। ये सारी चीजें जग जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी और बाकी लीडरान की जानिब से भी। अगर वो उधर चले भी जाते हैं तो क्या बुरा है? ऑलरेडी आपने विलन बना रखा है उनको। बुखारी साहब की मेरे को लगता है एक सीट है, वो खुद अपनी सीट जो जीते हैं वो जीते हैं, पीडीपी तो वोट देने से रही। तो ऐसी परिस्थिति में मैं पहले जैसे बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट्स में से भी कुछ लोग सत्ता पक्ष में बाकायदा काबीना का हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का ये जो जोड़ तोड़ है। देखिए, एक बात और यहाँ मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता दूं, प्लीज। ये ठीक है कि पैसे के दम पर आपने खरीदो फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन आज जो वक्त है, जिस तरीके से इलेक्शन होता है, वहां तो मतलब आलम ये है कि एक मोहल्ले में किसने किसको कितने वोट डाले, ये भाजपा के वो जो पन्ना प्रमुख है वो जाकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं ईवीएम की, क्योंकि चुनाव ईवीएम से होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी विधायक जो अंदर खाते या चोरी छुपे भाजपा को अगर वोट करता है तो वो अपने सियासी करियर को खत्म समझे। ये मैं बता दूं आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर जो परिस्थितियां आज है, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की कोई मूर्खता जो है वो होगी, और चाहे जो मर्जी भाजपा कर ले, क्योंकि ऐसा ही हमने लद्दाख में भी देखा था, वहां मुंह की खानी पड़ी इसी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, क्या सिंह साहब को ये लगता है कि कांग्रेस के खेमे में इतनी मजबूती है कि पैसे की लालच में या दूसरी चीजों के चक्कर में
उधर खेमे में कुछ हलचल ना हो, अदला बदली ना हो? देखिए आमिर भाई, ये तो कांग्रेस को तो आप मतलब इस खाते में से बाहर कर दीजिए। नहीं, मैंने किया नहीं है, मैंने इस वजह से इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पूछा आपसे। आप कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब में भी ना सोचे कि कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट्स भी नहीं जाएंगे। स्थिति ये है, कांग्रेस तो देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश को आकार देने वाली पार्टी है, इस देश के आजादी की लड़ाई में इंकलाब की लौ जलाने वाली पार्टी है। तो देखिए हमारा मकसद बड़ा साफ है, हम नहीं चाहते कि आज इस तरीके से वोट चोरी के नारे देश की संसद में देश के माननीय प्रधानमंत्री की आमद पर लग रहे हैं। वो बताता है कि आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की चूल्हे हिल चुकी हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बामुश्किल अगर एक सीट भाजपा निकाल पाती है तो उनको मुबारक, वो भी उन विधायकों के दम पर जो जम्मू ने भरोसा करके उनको दिए। रही बात हमारे गठबंधन में किसी तरह की रार की, तो मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बड़ा है। बाकी आला कमान तय करेगी, जो भी परिस्थितियां होंगी मुझे लगता है देखा जाएगा। ठीक है, हालांकि हम बचपन से एक चीज सुनते आए, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। काज़मी साहब, क्या लगता है आपको, और क्यों कहा आपने ये सारी चीजें, जरूर आज बताई दीजिए। देखिए, आपने बोल दिया सबसे बड़ा रुपया, तो इससे बड़ी बात कोई है नहीं। और जहां तक मेरे भाई जगदीप साहब ने कहा, क्योंकि ये बड़े सीनियर हैं और ये जर्नलिस्ट हैं, सबसे बड़ी बात है ये हमारे प्रोफेशन से हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बाद में है, तो ये भी जानते हैं कुछ चीजों के। लेकिन ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के हैसियत से बात नहीं, बात आई थी हलक तक, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि आज बोल ही दीजिए, उन्होंने कहा ना ना ना, इतना सेकंड तो काफी है मुझे सोचने के लिए क्या बोलना है। देखिए, जिसने भी डिसलॉयल्टी की है पैसे के बलबूते पे, एक तो पैसा लिया, दूसरा वो डिसलॉयल्टी की अपनी पार्टी के साथ, उसका कैरियर सबरा है, बिगड़ा नहीं है। किसी नेता का बताइए बिगड़ा हो, बहुत 1-2% होगा। फॉर द टाइम बिंग वो संवरता है, क्योंकि मरकज में सरकार, अभी इन्होंने खुद ही कहा कि जो लोगों ने जिसकी मदद की वो गवर्नर बन गए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले हैं ना। उसी तरह जबरदस्ती किसी को खरीदा नहीं जा सकता है, जबरदस्ती किसी को बेचा नहीं जा सकता है। खरीदने वाले भी हमारे बीच में से होते हैं, जितने भी एमएलएज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही क्या पता बिक जाए। ये कोई दूसरी राय नहीं मैं बता रहा हूँ, हुआ है बहुत बार ऐसे, जो आपकी रूलिंग एलीट होती है उसी में से आपके लोग स्लिप कर जाते हैं पैसा लेके। और सर आप इस बात को पूरी तरीके से मुकम्मल कीजिएगा। एक छोटा सा नुक्ता है मुझे जहां पे डाउट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक्सपर्टीज इसमें रखें। एक तरफ हम देखते हैं यूएपीए, पीएसए, इस तरह के कानून और भी दीगर इल्जामात के तहत वाले लीडरान। एक तरफ हम देखते हैं वो एमएलए जो 1 साल से इंतजार में बैठे हैं कि फंड जारी हो और लोगों के सवालों का जवाब मिले। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिनके ऊपर इल्जामात या कहिए कि फतवों का तोप चला दिया गया है दूसरी पार्टी के। सवाल यह है कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं, क्या इन चीजों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि बीजेपी इस तरीके से डाका नहीं डालेगी? नहीं, वैसे मुझे लगता है उन चीजों पे डाका नहीं डालेगी, ये सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग होगी। और हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी बहुत माहिर है और बड़ी बड़ी एक्सपर्टाइज है उनकी। और देखिए, फिर मैंने वही उसी बात पे आता हूँ, जबरदस्ती आप किसी को नहीं खरीदेंगे ना। जो खरीदने वाले होते हैं, जो बिकने वाले होते हैं, वो दूर से दिखते हैं और उनकी खुशबू जो है किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। और उसी के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उमर साहब की आज की स्टेटमेंट अपने आप में इंडिकेट करती है कि जो क्रॉस वोटिंग करेगा, जो एब्सटेन करेगा, वो जम्मू कश्मीर का और हमारा दुश्मन होगा। ये उन्होंने कहा है, खुले लफ्जों में कहा है। दैट इंडिकेट्स ही ऑल्सो नोज कि जनाब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी। बहुत बड़ा सीक्रेटिव है ये, इसमें तो है नहीं कि आपने भरा और बाहर आके बोल दिया कि हाँ जी हमने किसको वोट दिया, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हुआ। तो ये भी इलेक्शन वैसी है, लेकिन ये है संभावनाएं ये दिखती हैं और जो कैलकुलेशंस हम सुन रहे हैं या लग रही हैं, वो ये है कि 2 भारतीय जनता पार्टी लेगी और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी। संभाविक नहीं है, लेकिन संभाविक बन सकता है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब जब रिजल्ट आएंगे तभी हम इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूं अपनी टेक्निकल टीम के साथ काजी इमरान भाई की तरफ जो है मैं देख नहीं पा रहा हूं, उनको जरा सा फिर से जोड़ दीजिए ताकि हम उनका अच्छे से दीदार कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा बात कर पाएं। सिंह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक तरफ जो लीडरान तीनों उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने, वो तीनों मजबूत चेहरे हैं। अब बडगाम वाली सीट पे हम देखते हैं कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, जहां पे कहीं न कहीं दिली तौर पे लोगों की ख्वाहिशें ही, नेक तमन्नाएं ही हो सकती है, हालांकि उसमें प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक बड़ा काम किया है बीजेपी ने, दांव खेला है। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े बड़े लीडरान को, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मुश्किल से भाजपा को मिले हैं,
उनके ऊपर दाव खेल दिए भाजपा, क्या सोच करके? आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, एक जर्नलिस्ट भी हैं आप, एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन के साथ साथ। देखिए आमिर भाई, आप आज जो परिस्थितियां इस प्रदेश की हैं उनको देखें, या फिर आप पीछे चले जाएं आतंकवाद के सुर्ख और स्याह दौर को, तो पहला नाम सियासी जो आपको नजर आएगा वो यूसुफ हलवाई का था, जो आतंकियों का निशाना बना। और उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे नेताओं को गवाया, आतंकवाद की बलि चढ़ गए जो। तो वो तमाम जो प्रयास सियासी तौर पर भाजपा ने किए वो इसीलिए किए कि कश्मीर की जमीन पर वो अपने पैर जमा सके। लेकिन जो भाजपा का चेहरा है आज की तारीख में, देखिए मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं, एक दौर वो भी था जब वाजपेयी साहब सरीखे नेता इस देश की कमान संभाले हुए थे। आज वो भाजपा नहीं रही है। आज जितना सांप्रदायिक सौहार्द मोदी जी के राज में इस देश के अंदर बिगड़ा है, जिस तरीके की परिस्थितियां इस देश के अंदर बनी है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कम जम्मू कश्मीर में तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा विधायक जिसे लगता है कि उसे अगले अपने जीवन के बाकी के जो बचे हुए साल हैं उनमें सियासत करनी है, तो वो इस तरीके की कोई वोटा करेगा। और यहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं आमिर भाई फिर से आपको कहूं, क्योंकि गठबंधन का मकसद बहुत बड़ा है। गठबंधन का मतलब राज्यसभा में सीट हासिल करना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो कांग्रेस को तो ऑफर था, मंत्री पद का ऑफर था कबीना के अंदर, मैं बता रहा हूँ, हमने नहीं लिया क्योंकि हमारी रियासत, हमारा हक तारिक अहमद करा साहब की अगुवाई में ये हमारी पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि यही जम्मू की जरूरत है, यही जम्मू कश्मीर की आवाज है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत कहीं कोई, मुझे लगता है एक तरह का ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहा, क्योंकि अभी इमरान भाई ने भी कहा कि हमारी आला कमान से उनकी बात हुई है, उनके वरिष्ठ नेतृत्व की, तो उसके बाद अगर सेफ सीट पर बात थी और उसमें अगर कहीं कोई आनाकानी हुई है, तो मुझे लगता है आला कमान ज्यादा बेहतर तरीके से I think they are going to reconcile it, and it's not a very bigger issue comparatively if we will see whatever the existing issues we are facing nowadays in this UT, in fact which was the state earlier. जी ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप जानते हैं बेहतर तरीके से, उनका नाम, उनका कद जम्मू कश्मीर के लिहाज से बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बीजेपी के हाथ में ही महफूज है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं सिंह साहब कि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। मे बी मैं रॉन्ग हूं, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। तो क्यों ना जो लीडरान हैं, जिनके पास 1 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 2-4 साल और हैं गिने चुने, क्यों ना अपना मुस्तकबिल वो उस खेमे में ढूंढें जिसकी बात आप मना कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सियासी करियर को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो डॉक्टर अच्छे हैं, डायबिटीज हो किसी को तो उसके लिए तो बेहतर है, अलीगढ़ से पढ़े भी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे ही उनको सत्ता हासिल हुई, इत्तफाकन उनकी किस्मत मैं समझता हूं इनसे, क्योंकि बहुत बड़ा कद नहीं था उनका भाजपा में एक दौर में, तो उसके बाद अब वो किसी भी तरीके का कोई भी बयान अगर जारी कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके लोगों का हौसला बुलंद रहे, तो उसे पत्थर की लकीर तो नहीं माना जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, यही वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है 2014 की बाढ़ में आज भी इनके द्वारा गोद लिया गया गांव, जिसको इन्होंने बाद में नकार दिया था, उसकी जमीन में लाशें दफन है। तो क्या इनका ग्रास रूट लेवल पर इनका क्या अप्रोच है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ये मानता हूं दिक्कत कहां है, देखिए समझना पड़ेगा। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया, बावजूद उसके वो लोग जो देश में जुआ खिला रहे थे, वो कंपनियां जिनके सैंपल्स जो थे दवाइयों के फेल हो गए थे, और क्या नहीं किया भाजपा ने, हजारों हजार करोड़ भाजपा ने उन लोगों से लिया है। जिस पार्टी का स्टेट लेवल पे कोई दफ्तर नहीं होता था, आज ब्लॉक लेवल में ये दफ्तर बनाकर बैठे हैं, वो भी सरकारी जमीनों पर। तो पैसे की तो इनको कोई कमी है नहीं। अब ऐसे में पैसे का जूता, क्योंकि देखिए, तो फिर वही पूछूंगा मैं आपसे कि बीजेपी का भूत किसने दिखाया लोगों को, और बाकी लोगों को जितना नाम होगा, जितना बदनाम किया जाएगा उतना नाम होगा। तो आप सीधा सिद्धांत है। मैं आज आपसे 2 मिनट चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहता हूँ वाजपेयी साहब का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी जीत को मैं चिमटे से उठाना बेहतर नहीं मानता जो इस तरीके से हासिल हो। चाल, चेहरे और चरित्र वाली पार्टी हुआ करती थी कभी भारतीय जनता पार्टी। आप क्या समझते हैं कि आज की तारीख में अगर संजय जोशी का नाम आरएसएस आगे कर रही है,
आज वो तमाम बड़े नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद में थे, अगर वो मोदी सरकार और गुजरात लॉबी से, इनफैक्ट गुजराती गैंग से खफा है, तो क्या भाजपा में सब कुछ सही है? और अगर सही होता तो क्यों आज इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पा रही? देखिए, चोरी के, धोखे के, फरेब के, मक्कारी के दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, ये देश समझ रहा है। और यही कारण है कि आज बिहार में जाकर इनको आचार संहिता लगने से ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर रिश्वत जो है वो परोक्ष रूप से बिहार की महिलाओं को देनी पड़ी, क्योंकि काम नहीं किया है। हिंदू कर, मुसलमान, पाकिस्तान, ये चीजें लेकर अगर आप जनता के बीच बार बार जाएंगे और आपकी हर बार आज सोशल मीडिया के दौर में जो है वो आपके मुंह पे आके दोबारा से खड़ी हो जाएगी, जब आप झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल लग चुके हैं आमिर भाई, मेरी ये बात याद रखिएगा। आने वाला वक्त कांग्रेस का है। राहुल गांधी साहब ने जिस तरीके से इस देश की जमीन के साथ जुड़ने की कोशिश की है, और वो जो उन्होंने प्यार, मोहब्बत, खलूस के साथ इस जमीन में नए बीज बोने की कोशिश की है ताकि नफरत की पुरानी जड़ों को काटा जा सके, तो आप देखिएगा आने वाला वक्त भाजपा को कैसे जमीन दोज करता है। जी चलिए, मुमकिन है। मैं आता हूं काज़मी साहब आपकी तरफ। अभी जो फिलहाल मैं देख पा रहा हूं, लोकसभा में जिन जिन लीडरों ने फाइट किया था, हालांकि वो थोड़े बहुत फर्क के साथ नहीं जीत पाए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो बोलने में काफी ज्यादा धुआंधार हैं। चौधरी लाल सिंह जैसे लोग और बाकी जितने भी लीडरों हैं, अच्छे बोलने वाले की कदर भी होती है पार्लियामेंट के पटल पे, दोनों जगह पे, और कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे लीडरान को क्यों नजरअंदाज किया गया? और वो लीडरान, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो इमरान नबी डार हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत, मैं नहीं कहता, मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन अगर मैं तुलनात्मक बात करूं किसी चीज के लिए जिनका पॉलिटिकल करियर बहुत स्ट्रांग रहा हो, या दूसरे जो लीडरान इसकी जानिब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उतारे गए हैं, मान लीजिए दोनों एक साथ है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उतारे गए हैं, उनका तुलना और कांग्रेस के जो दिग्गज लीडरान है, भले ही वो हार गए हों, लेकिन उनका अगर मैं बात करूं उन दोनों के ऊपर बैलेंस वे में जा करके, तो मुझे कहीं दूर दूर तक आंकड़ा नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं जो उनका पर्सनल, चाहे जैसे भी हो, पॉलिटिकल करियर और एक स्किल्स जो होता है, व्यू स्किल्स, खासतौर पर पार्लियामेंट की समझ, बिल्स की समझ, पार्लियामेंट के पटल में किस चीज को कैसे लेकर के चलना है, वो सारी चीजें, तो इन चीजों को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या इस चीज को ध्यान में लीडर नहीं रखते? देखिए, जो कोर कमेटीज होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी अपनी राय क्या बनती है। होना तो ये था कि जिस तरह के रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट रहे, जिस तरह के वोकल, जिस तरह के न्यूज मेकर, जिस तरह से झूठी सच्ची राजनीति को वो डिफेंड करते रहते हैं, होना तो यही चाहिए था कि वैसे इंसान भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करती, लेकिन उन्होंने इस वक्त के जो प्रेसिडेंट है सत शर्मा जी, उनको नॉमिनेट कर दिया। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोर कमेटी का डिसीजन होता है, इस पे हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि क्या क्या चीजें वो देखते हैं, क्या क्या चीजें उनको मैटर करती हैं, वो भी एक कंसर्न रहता है। लेकिन जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि डे टू डे और सुबह और शाम कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई विचार विमर्श होता रहता है, तभी हल्की फुल्की चेंजेस आपको लास्ट मोमेंट पे दिखाई दी है और दे रही है, जो आप जिसकी तरफ शुरू से इशारा कर रहे थे। और वो सिंबलाइज करता है कि कुछ फेरबदल है, कुछ बदलाव है, जो शायद रिजल्ट के बाद ही आपको दिखेगा, और वो शायद बेहतरी के लिए भी हो सकता है, और उसके जो नतायज है शायद। देखिए, अभी जगदीप भाई को मैं बताऊं कि बिल्कुल राहुल गांधी साहब इतने खूबसूरती से एक लीडर बने हैं पिछले 10-12 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको एलिगेशन पे एलिगेशन, पप्पू और पता नहीं क्या क्या नामों से नवाजा है। तो उन्होंने प्रूव किया पूरे भारत में और पूरी दुनिया में आज कि राहुल गांधी एक सिविलाइज्ड पॉलिटिशियन है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 99 का आंकड़ा पार्लियामेंट में है, वो शायद उसका श्रेय राहुल गांधी जी की कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास को जाता है, और आगे शायद इससे ज्यादा भी जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि नवंबर में शायद बिहार की इलेक्शन है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स के बाद पॉलिटिकल नरेशन भारत की क्या होगी और भारत किस दिशा में चलेगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन अभी अक्टूबर है, अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की इलेक्शन है। सियासी निजाम से, सियासत की बाइनैकुलर से आज मैटर करता है, और आज ये है कि अगर हम यहाँ से एक के बदले 2 सीटें ले लें और 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लें, और कहीं ना कहीं आपस में ट्यूनिंग हो जाए और बेटर टाइज
बनना शुरू हो जाए या साजगार रिश्ते बनना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है नवंबर के बाद जो समीकरण बनना है या बनने की अंदेशा है, उसमें वो शायद जम्मू कश्मीर को उससे पहले कोई बेनिफिट या उससे पहले कोई ऐसी चीजें करने की कोशिश करें कि जिससे पुराने आपको जो गिले शिकवे हैं 2-3 सालों के, वो थोड़े से फेड होना शुरू हो जाए। तो बड़ी चीजों पे काम चल रहा होता है और वो आज का होता है। कल किसने देखा है? कल देखी जाएगी और नवंबर में बिहार की इलेक्शन देखी जाएगी, उसके बाद 2027 में यूपी की इलेक्शन क्या क्या होगा उसके बाद की बात। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि एक एक नंबर जो है वो मैटर करता है और एक एक नंबर पे भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। बाय हुक और क्रुक दे वांट टू बी ए गेनर बाय 1 सीट और 2 सीट्स, एंड वो मुझे लगता है उसकी तरफ काम जो है उनका चल रहा है। और वो तभी मुमकिन होता है जब उनको वैसी चीजें दिखाई देती हैं या मिल जाती हैं जिनसे कि उनके रास्ते हमवार हो जाते हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा तो क्या रूपरेखा रहेगी, लेकिन चीजें उसकी उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, सियासी समझौता सिंह साहब और जो गठबंधन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ये आपको मालूम है अच्छे तरीके से। सवाल ये है कि अभी जिस तरह का जोड़ तोड़ हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, देखिए अगर मैं सीधे लफ्जों में बोलूं, मुझे नहीं मालूम कि बैकग्राउंड क्या है या आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन सीधे तौर पे जो नजर आया है कि कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया, लीडरान को नजरअंदाज किया गया, उनकी जो स्किल्स है उसके ऊपर शायद फोकस नहीं किया गया। और अगर मिल बैठ करके बात की जाती तो मुमकिन है कि जिस तरीके से तारिक हमीद कर्रा साहब कह रहे हैं, मुमकिन है कि कांग्रेस तो यूं भी राजी हो जाती, और इससे पहले भी उन्होंने बहुत संजीदगी का सबूत दिया आप लोगों ने। सवाल यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में आती है पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन इस वक्त जो चीजें हम देख पा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उसमें तो शदीद इख्तलाफात हैं जाहिरी तौर पे। मैंने पहले भी बोल दिया इस चीज को। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अब क्या कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चौथे उम्मीदवार भी उतार दिया, और मेरे ख्याल से जिन उम्मीदवारों को उतार दिया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि आपके बहुत सारे लीडरान के सामने ये उम्मीदवार बच्चे। आमिर भाई देखिए, तो क्या सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल आमिर भाई देखिए, गठबंधन का धर्म तो कांग्रेस की फितरत रही है, और आज हमें समझना ये होगा जम्मू कश्मीर में आप राज्यसभा को एक तरफ रख दीजिए, लोकसभा की कितनी सीटें बताइए, और उन सीटों की देश की मरकजी सरकार में क्या भागीदारी, कितनी भागीदारी होती है। मतलब कहने का मेरा ये है कि ऐसे प्रदेश यहाँ 60-60, 70-70, 80 सीटें जो है लोकसभा की है, वहां पर भी जब कभी कांग्रेस को वक्त मिला या वक्त आया वैसा कि हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करने के लिए हमें कोई सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो हमने उठाया। नहीं तो उसका देश को उसका नहीं सिंह साहब, मैं यहां पे टोकना चाहूंगा आपको, मुझे इस चीज का भी जरूर जवाब दीजिएगा लोगों के लिए कि इसका नुकसान तो हुआ ना। कितनी सारी बिल है जिसका जुबानी आपको याद होगा कि राज्यसभा में जाकर के टाटा फिश हो गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा में आपने फाइट कर लिया, गया राज्यसभा में, वहां पे इन सब चीजों की वजह से नुकसान हुआ, और आने वाले दिनों में उसका आम आदमी पर असर हुआ। जिस चीज की आवाज आप उठाते रहे, तो ऐसी कोशिश कांग्रेस की जानिब से क्यों नजर नहीं आई? देश तो ये जानना चाहती है कि अगर आप यहां पे बेहतर तरीके से तालमेल बैठाते, आपके मेंबरान राज्यसभा में ज्यादा तादाद में होते, तो जिस तरीके से प्रीवियस बिल के साथ बीजेपी ने किया है वो चीजें नहीं हो पाती। तो लोगों को जो गहरी समझ रखते हैं उनकी शिकायत है। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, लेकिन आपको मौके की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। आज अगर मोदी सरकार सत्ता आसीन है तो उसी गठबंधन के दम पर, उन्हीं बैसाखियों के दम पर जिन्हें कभी आडवाणी साहब ने अपने जमाने में एनडीए के गठन के वक्त खड़ा किया था। मैं ये मानता हूं कि आज, चूंकि देखिए एक बात और यहां बता दो, कंपेरेटिवली विद अमेरिका, आप देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें उनकी तरह केवल 2 पार्टीज ही नहीं है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं, जो 51% वोट लेगा वो सत्तासीन होगा। यहाँ तो 20, 22, 28% वाले लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ऐसी परिस्थितियों में, और देखिए आप सूरत हवाल पर जाइए, आपको समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज की तरफ अगर जूता फेंका जाए, एक आईपीएस ऑफिसर इतना वरिष्ठ आत्महत्या पर मजबूर हो जाए, कहीं किसी रोहित वेमुला जैसे व्यक्ति को यूपी के अंदर लोग ये कहकर मार दें कि हम बाबा के आदमी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जब दलित प्रताड़ित हो और लगातार यूरिनेशन जैसी हरकतें हमने देखी हैं इस देश के अंदर उनके मुंह पर करते हुए लोगों को, तो ऐसे में हमारी प्राथमिकता, देखिए कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस वो पार्टी है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई को लड़ा है, और जो आदमी दिल से कांग्रेसी है
आप छोड़ दीजिए सत्ता में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं। देश बचना चाहिए। आपकी विदेश नीति का फालूदा बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने जो तमाशा किया वो देश ने देखा। दुनिया के तमाम देश आपकी मुखालफत में खड़े हैं। यहां आप घरेलू परिस्थितियों की बात करें तो बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भूख कुपोषण और तमाम ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत हैं उन पर आज हम कहां हैं। आज देश आपने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा ये मेरा सवाल ना केवल उन तमाम घटक दलों से है जो आज इंडिया के साथ, इनको तो इंडिया नाम लेने में दिक्कत होती है जनाब। इंडिया को इंडी कहते हैं, ऐसे खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब सत्ता पर इनको खतरा दिखाई देता है तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रवादिता, देश प्रेम, ये तमाम चीजें जो है गौण हो जाती हैं। तो मैं मानता हूं ये बहुत एक छोटा सा मसला है। छोटा मसला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा मकसद बड़ा है और उसके लिहाज से all these freaking rough edges are going to be rubbed off pretty soon, and hopefully you will see all these issues which we could see nowadays are presently in the different platforms of the media are going to be reconciled. चलिए, ये चीजें अगर है तो ठीक है। अगर इस तरह की सूझबूझ और समझ है तो यकीनन देश को शायद समझ में आए इन तमाम तरह सवालों के हवाले से। काज़मी साहब, एक बड़ी चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर 2x2 हो जाता है या फिर 3x1 हो जाता है, वट एवर इट इज, जो भी होना है हो जाए, वो चीजें समझ में आ जाएगी आने वाले दिनों में जब आउटपुट आएगा। सवाल यह है कि इसके जो नताइज हैं, आउटपुट है, वो आउटकम क्या आना है। क्या जम्मू कश्मीर के मसाइल समेत, लोगों की बातचीत समेत और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल एक समझिए कि ठहराव है, क्या उन सब चीजों में किसी तरह की हलचल हम देख सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं देख सकते। क्या लॉन्ग पेंडिंग था, राज्यसभा की नॉमिनेशन बड़ी लॉन्ग पेंडिंग थी, देर आए दुरुस्त आए। हमारी आवाज ही वहां नहीं थी तो जम्मू कश्मीर की आवाज उठाने वाला कोई तो होता, कोई तो बोलता कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, मैं समझता हूं कि अगर ये 3x1 होता है तो फिर तो सामान्य हालात हैं, सब सामान्य चल रहा है, जो हम अज्यूम और प्रज्यूम कर रहे हैं उसी तरह हो रहा है। लेकिन अगर 2x2 आता है तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा तालमेल होने की शुरुआत हुई है, जो मुझे लगता है लॉन्ग पेंडिंग था। और अगर वो शुरुआत होती भी है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नेंस करने में उनको सहूलियत होगी आने वाले दिनों में। अभी 1 साल हुआ, सब अक्यूज करते हैं, कुछ नहीं हुआ, जमीनी हकायक पे फेल होगी सरकार। तो अगर उनको थोड़ी सी लीज ऑफ एक्सटेंशन मिलती है लाइफ में और गवर्नेंस में तो अच्छी बात है। लोगों का मैंडेट वेस्ट नहीं जाता है और कहीं ना कहीं अगर सर्वसहमति से कुछ चीजें आगे चलती हैं। और वही एक चीज का जवाब दीजिए, क्या कुछ ऐसा अनहोनी जो हमने देश भर में कई जगह पे देखा है, मतलब जिसका न सोचा था न समझा था लेकिन अचानक हो गया, क्या जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? चंद शब्द। बिल्कुल, मुझे एज ए जाती तौर पे मैं कह दूं, बिल्कुल होने की अंदेशा पूरी है। और वो कोई नई घटना नहीं होगी, बाकी रियासतों में भी होती है, जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है। जो हम विजुलाइज कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वैसी दिशा की तरफ जम्मू कश्मीर की ये इलेक्शन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों पे हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। और अब यहाँ पे जो चीज़ें ये है कि वक्ती फ़ायदा देखना है या दूररस रिजल्ट का, यानी कि दूर आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट के लिए कल्पना करनी है या फैसला करना है या एक प्लान तरतीब देना है, ये तो खैर पार्टी या फिर आला कमान ही करेगा। लेकिन इस वक्त यही है कि 3 पहलवान मैदान में उतरे हैं बीजेपी की जानिब से, 4 पहलवान उतरे हैं सीधे के सीधे, यानी राज्यसभा पहलवान मतलब गलत मत लीजिएगा, पहलवान मतलब यह है कि लीडर उम्मीदवार उतर रहे हैं। और ये दंगल इस वजह से भी ज्यादा अहम है क्योंकि बीजेपी ने अगर 3 को उतारा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस उतारी है तो यहां पे एक बड़ा पेच ये फंसा रहेगा कि क्या सबका साथ सबका विकास हो पाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो कई जगह से हो सकता है कि ना मिले, या हो सकता है कि अचानक आपको कांग्रेस ही अचंभा कर दे, या दूसरी पार्टियां जिसके ऊपर लगातार आप बीजेपी का बी टीम या फिर अंडर द टेबल मीटिंग वाले लोग कहते रहे हैं, क्या वो कुछ खेल खेलने जा रहे हैं। उन खेलों पे हमारी नजर रहेगी और यकीनन इस तरह की चीजें, इस तरह की मीटिंग हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आज की बातचीत के लिए और यकीनन आने वाले दिनों में हम